My slide is visual or not? It's visible. Yes, sir. So today I am going to discuss about the recent technology advancement in building construction. So you guys are comfortable in Hindi? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So basically जो ये आज का पीपीटी है, इस पीपीटी में मैं देख रहा हूँ कि नेम है जो इस प्रोग्राम का वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो मैं इस प्रेजेंटेशन को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया हूँ आप लोगों के लिए। मैं फिलहाल अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं लास्ट 3 ईयर से डिजाइनिंग कर रहा हूँ स्ट्रक्चर का। तो मैं देख रहा हूँ कि नाउडेज कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं, और कुछ तरीके से है जो फैकल्टी जो है वो सही तरीके से टीच नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो मैं दोनों तरीके से इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर किया हूँ। तो आपको नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला प्रेजेंटेशन का बेसिक मैं स्टार्ट किया हूँ कि किस तरीके से फैकल्टी को और किस तरीके से स्टूडेंट्स को टीच करना चाहिए कंस्ट्रक्शन फील्ड में और डिजाइन फील्ड में आने के लिए। तो क्या है कि मेरा जो एम ऑफ द प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली एक फ्रेशर स्टूडेंट्स को मार्केट में क्या क्या नीड्स है, किस तरीके से मूव करनी चाहिए, उस तरीके से मैं ये प्रिपेयर किया हूँ। फर्स्टली तो उसे अपने कुछ जो कोर सब्जेक्ट्स है, जनरली ये जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ये कम्प्लीटली आपको डिजाइन से रिलेटेड है, बिल्डिंग डिजाइन से रिलेटेड है। वैसे तो सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा ब्रॉड फील्ड है, तो मेरा जो वर्क है वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के ऊपर है। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, उसे किन किन चीजों की जरूरत है उसके ऊपर मैं पहले डिस्कस करता हूँ। पहले तो है क्या है कि कुछ बेसिक्स जो सब्जेक्ट्स है वो कम्प्लीटली काफी अच्छे से अंडरस्टैंड होनी चाहिए उन्हें। सेकेंड है ये टीचर्स के लिए है, फैकल्टी के लिए है कि फैकल्टी को किस तरीके से टीच करनी चाहिए। ये एम ऑफ द प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने डाला है जो मैं किन किन चीजों को कवर करूंगा। थर्ड है कि क्या इंपॉर्टेंस है सिविल इंजीनियरिंग का, कितने सारे फील्ड्स हैं, और उसके बाद है आपका सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में किन किन सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है और किस सॉफ्टवेयर्स की कहाँ पे जरूरत है। उसके बाद किस तरीके की आजकल रिसेंट टेक्नोलॉजी चल रही है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर। कई सारे लोड्स हैं जो हम उसके एनालिसिस ही नहीं करते हैं, जो बहुत ही रिक्वायर्ड है और मस्ट है। उसके बाद जनरली नाउडेज आजकल शेयर वॉल्स बिल्डिंग्स बन रहे हैं। शेयर वॉल्स के साथ साथ उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, बेस आइसोलेटर्स, डैम्पर्स, और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बीटेक लेवल तक नहीं सीखते हैं, वो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्टली। पहले तो मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ सजेशन देना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स जो है अगर ज्वाइन रखें तो उन्हें स्ट्रक्चरल डिजाइन फील्ड में आना है तो उन्हें किन किन सब्जेक्ट्स को स्ट्रांगली पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये मानना रहता है, क्योंकि मैं जनरली देख रहा हूँ कि हमें जनरली जो चीजें हैं वो साइट पे जाके या फिर आउट क्लासेस जो बीटेक है कंप्लीट होने के बाद सीखने को मिलेगा या फिर वहां से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द चीजें आपको बीटेक में ही सीख लेनी पड़ती चाहिए, क्योंकि कोर्स से बाहर कुछ नहीं है। जो मेनली अगर स्टडी करना है स्ट्रक्चरल डिजाइन तो आपका 90% टू 80% जो भी है आपका वो एकेडमिक लेवल में खत्म हो जाता है। साइट में ओनली 10% ही रहता है जो आप नहीं सीख पाते हो, जो वहां सीखने को मिलता है। पहला अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ तो सब्जेक्ट्स में क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो स्ट्रांगली आपका कंप्लीटेड होना चाहिए, क्योंकि इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आप कंप्लीटली मटेरियल का बिहेवियर और मटेरियल के बारे में सीखते हो इसके अंदर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज होते हैं। तो उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज आपको बेसिकली सारे बुक्स में अवेलेबल होते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं वहां से। तो
उनकी प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता होना चाहिए। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में आने के बाद ही आपको कुछ पता चलेगा। जितने भी मटेरियल्स हैं उनके सारे प्रॉपर्टीज आपको पता होते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आप बहुत कुछ सीखते हो, मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स, प्रॉपर्टीज। और उसके बाद अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस कंप्लीटली आपके कोर्स में होता है, और इसे सेम जो है आपके कोर्स में होता है वही मेन चीज जो है आपका वहां पे यूज होता है इंडस्ट्री में। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए, ये मेन कोर सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर का। उसके बाद आपका जो है आरसीसी जो है कंप्लीट होनी चाहिए। ओनली आरसीसी ही नहीं, आरसीसी के साथ साथ उसके कोड्स के साथ साथ उसके कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि आरसीसी में कोड्स IS 456 जनरली कोड को सब नजरअंदाज कर देते हैं, तो कोड का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है स्ट्रक्चर में स्टील के ऊपर, तो स्टील का भी जो है सेम ही है। स्ट्रक्चर एनालिसिस तो दोनों का सेम है, बट स्टील अगर है तो उसके साथ साथ आपको कोड का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इतना पढ़ लेने के बाद जो सबसे मेन चीज है वो है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, क्योंकि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बगैर आप कुछ भी पढ़ लेते हो, कितना भी एनालिसिस करते हो, तो कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स जो भी बनते हैं वो हाई राइजेज या मिड राइजेज, उस सब में अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आपका क्या है कि स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये तो था जो सजेशंस मेरा वो स्टूडेंट्स के लिए था, बट फैकल्टी के लिए भी कुछ सजेशंस है कि जब फैकल्टी क्लास में टीच करते हैं तो उस वक्त सबसे जो मोस्ट ऑफ द है वो सिंपली, अगर मैं एक बीम का एग्जांपल लेता हूं तो सिंपली एक बीम की एनालिसिस कर लेते हैं। आई थिंक उस बीम की एनालिसिस किसी भी फिक्स सपोर्ट या किसी भी चीज के ऊपर कर लेने से कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है स्टूडेंट्स को। वो नहीं मिल पाने का रीजन है बहुत सारे हैं। वैसे तो मेनली मैं रीजन बताऊंगा कि जो साइट में या फिर जो रियल लाइफ में जो बीम्स की एनालिसिस होती है, कॉलम की एनालिसिस होती है, वहां पे जनरली जंक्शंस बने होते हैं, मूवमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं। बट जनरली हम बीम्स के ऊपर क्या करते हैं कि यूडीएल लोड लगाते हैं या फिर डिफरेंट प्लेसेस से मूवमेंट को हम कंसिडर नहीं करते हैं, जिस कारण हम वो एक रियल बीम डिजाइनिंग नहीं सीख पाते हैं या कॉलम एनालिसिस या फ्रेम नहीं सीख पाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो साथ साथ एक आप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें, सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करके स्टूडेंट्स को दिखाएं ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी जगे। एक सेकंड, फर्स्ट तो ये था। सेकंड ये है कि जो आप रिजल्ट्स आप देखते हो सॉफ्टवेयर्स में और जो आप देखते हो मैनुअल कैलकुलेशन में, उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो उस डिफरेंसेस के पीछे का रीजन आप फाइंड आउट करो और स्टूडेंट्स को बताओ, ताकि क्या है कि स्टूडेंट्स को भी इंटरेस्ट इसके अंदर आएगा। उसके बाद है कि आप रियल लाइफ इसमें सॉफ्टवेयर से जब करते हो तो एक रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेट होता है प्रॉब्लम्स की किस तरीके से होता है, 3D बिल्डिंग किस तरीके से चीजों का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इससे क्या है कि स्टूडेंट्स के अंदर भी काफी कुछ सीखने को मिलता है कि रियल लाइफ वर्क कैसे होता है। अब नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा ब्रॉड पार्ट है। इसके अंदर आप हर तरीके का, इतना डिजाइन फील्ड है, मॉनिटरिंग फील्ड है, प्लानिंग फील्ड है। उसके बाद आप देखो तो इसके अंदर भी बेसिक डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, पब्लिक सेक्टर्स है, रोड्स है, ब्रिज है, कैनाल्स है, एयरपोर्ट्स है, बिल्डिंग्स है और एक्सेट्रा बहुत कुछ है। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्या है कि हमें एक पार्टिकुलर किसी एक एरिया को, जो भी एरिया है, किसी एक सेपरेट एरिया को चूज करना चाहिए, क्योंकि हर कोई नहीं कवर कर सकता हर पूरे सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट को। तो पहले हमें यहाँ पे क्या है कि अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है कि हमें किस सेक्टर में घुसना है सिविल इंजीनियरिंग का। क्योंकि जनरली 4 साल के अंदर मैं ये देखता हूँ बीटेक स्टूडेंट्स को कि वो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं कर पाते हैं सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में कि उसे किस साइड मूव करना है। तो पहले सिविल इंजीनियरिंग में एक अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करना है और उसके साइड मूव करने की कोशिश करना है और लर्न करने की कोशिश करना है। तो उसके बाद जो है, अगर मैं डिजाइन से रिलेटेड अगर बात करता हूँ कि किन किन सॉफ्टवेयर्स की बेसिकली नीड होती है, जो मैं यूज करता हूँ और जनरली जो यूज हो रही है मार्केट में, वो ये है कि वैसे तो डिपेंड करेगा कि आप क्या वर्क करते हो, बट अगर डिजाइन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हो तो आपको ड्राफ्टिंग पर्पज से ऑटोकैड और रेविट का यूज काफी ज्यादा है, ये हमें आनी चाहिए ड्राफ्टिंग और ड्राइंग के पर्पज से। बट अगर हम स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन की बात करते हैं तो आप वर्क कर सकते हो स्टैट पे, ईटा पे,
ये जो है स्टैट प्रो और ईटैप बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर के लिए है, और यहाँ पे आप कंप्लीटली एनालिसिस कर सकते हो बिल्डिंग का और डिजाइन का इस स्टैट प्रो और ईटैप में। स्टैट प्रो है मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर, आप इसमें हर तरीके का वर्क कर सकते हो, और ईटैप जनरली बिल्डिंग्स डिजाइन के लिए है। स्टैट प्रो एक्चुअली क्या है कि नोड टू नोड चलता है, तो इसके अंदर आप जनरली हर चीज को बनाकर एनालाइज कर सकते हो। ईटैप जनरली जो है लाइन एलिमेंट के थ्रू चलता है, तो आप यहाँ पे ईटैप सॉफ्टवेयर बेसिकली बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हो। और अगर फाउंडेशन की बात करें तो स्टैट फाउंडेशन और सेफ का यूज कर सकते हो। स्टैट फाउंडेशन स्टैट के लिए है और सेफ फाउंडेशन ईटैप और सैप के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आप सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हो तो एक नेक्स्ट आता है सीएसआई डिटेलिंग। तो सीएसआई डिटेलिंग और आरसीडीसी ये है डिटेलिंग सॉफ्टवेयर, जो आप रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करते हो, बार बेंडिंग रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, ये सब आप सीएसआई डिटेलिंग के अंदर आप इसका यूज करके कर सकते हो, जो भी है आपका। उसके बाद आपका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जो आने वाले इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, वो है एक्सेल। एक्सेल मस्ट है, कोई भी अगर डिजाइन फील्ड में आना चाहता है तो एक्सेल बहुत ही मस्ट है। इसमें आप हर तरीके का कैलकुलेशन मैनुअली कर सकते हो, और बहुत ही ये टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर है एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मुलेट करके आप हर चीज फाइंड कर सकते हो, क्योंकि डिजाइन वर्क जनरली जो है वो एक्सेल के अंदर होता है। स्टैट प्रो और ईटैप में जनरली लोग एनालिसिस वर्क करते हैं, और एक्सेल के अंदर डिजाइन वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि मार्केट में जो चीजें हैं वो एबिलिटीज जो होती है वो पता नहीं होती है जनरली, तो हमें लास्ट में जो डिटेलिंग या फिर डिजाइन का वर्क जो है वो एक्सेल में करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लोड्स की बात करते हैं कि जनरली कौन कौन से लोड्स के लिए हम बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं या फिर हम बिल्ड करते हैं। तो हमारा सबसे पहले होता है डेड लोड। डेड लोड जो है वो आपका सेल्फ ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, जो वेट ऑफ द बिल्डिंग है। उसके बाद लाइव लोड है। लाइव लोड में आप जनरली जो चीजें हैं टेम्पोररी बेसिस पे, लाइक कि अगर कोई वुमेन से आ रहा है, जा रहा है, या फिर कोई चीजें हैं जो आज है वो कल नहीं है, वो लाइव लोड में कंसिडर करते हैं। और सुपर इम्पोज डेड लोड जो है आपका इस साइड ईयर, इसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो फ्लोर फिनिश, वॉल लोड, ये सब एक टाइम के बाद जो है आप चेंज करते रहते हो, या फिर बेड्स का या फिर जो भी फर्नीचर्स वगैरह है। उसके बाद कुछ लैटरल लोड है, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, इसका हम सेपरेट डिस्कशन आगे वाले स्लाइड में करेंगे। और कुछ कोल्ड प्लेसेस पे स्नो लोड का भी कंसिडरेशन होता है, और टेम्परेचर लोड भी होता है किसी किसी प्लेस पे, लाइक राजस्थान में कुछ कुछ प्लेसेस पे भी हो रहा है। उसके बाद और भी कई सारे लोड्स हैं, जो बेसिकली इतने सारे लोड्स हैं। उसके बाद लैटरल लोड एनालिसिस की बात करते हैं। अब लैटरल लोड में क्या है कि जनरली जो है इससे पहले जो है लोग स्टूडेंट्स या कोई भी है वो डेड लोड लाइव लोड को ही कंसीडर करके जनरली वर्क करते हैं या फिर वर्क करना जानते हैं। अर्थक्वेक एनालिसिस करना बहुत कम लोग जानते हैं, और कंप्लीट सही तरीके से एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं। तो क्या है कि डेड लोड, और अगर आप बीम कॉलम फ्रेम डिजाइन भी करते हो बीटेक लेवल पे या फिर किसी भी जगह पे, तो आप जनरली क्या करते हो उस वक्त डेड लोड, लाइव लोड या फिर सुपर इम्पोज डेड लोड का ही कंसिडरेशन करते हो। उस जगह पे आप स्ट्रक्चर के ऊपर या फिर एक फ्रेम डेवलप ना करके आप डायरेक्टली क्या करते हो, एक यूडीएल लगाकर एनालाइज कर लेते हो, जिससे आपका उस टाइम तो आप एनालिसिस कर लेते हो, बट जब आप रियल लाइफ में आते हो इंडस्ट्री में, तो आपका क्या है कि यहाँ पे अर्थक्वेक लोड, विंड लोड का इफेक्ट भी अगर कंसीडर करते हैं, तो उस वक्त मूवमेंट्स और जितने भी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन है, फोर्सेस का है, ये सब डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हमें ये चीज सीखने को नहीं मिला। जनरली हम ये इसलिए नहीं सीखने को मिलता है क्योंकि आप बीटेक लेवल पे अर्थक्वेक की इंजीनियरिंग की आप जो है वो नहीं कर रहे होते हो, स्टडी नहीं कर रहे होते हो। तो आप जनरली विंड लोड और अर्थक्वेक लोड कितना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी अगर इंजीनियर से रियल लाइफ की बात करे, तो अगर घर बनवाता है कोई भी क्लाइंट, तो आपसे क्या है कि 1 स्टोरी 2 स्टोरी के लिए तो वो इंजीनियर्स हायर ही नहीं करता है। जनरली वो करता है 4 स्टोरी 6 स्टोरी 8 स्टोरी और अबव द स्टोरी जो भी है। तो इसमें क्या है कि जब वो करता है तो विंड का और अर्थक्वेक का जो है उसमें एनालिसिस कंपलसरी हो जाता है। तो उस वक्त आपको विंड लोड और अर्थक्वेक एनालिसिस भी करना जरूरी रहता है। इसके क्या है कि विंड लोड एनालिसिस के मेथड जो है वो जनरली हम यूज करते हैं हम लोग गस्ट फैक्टर मेथड।
जो अगर आप पढ़े भी हो तो शायद VB इक्वल टू K1 K2 K3 एक फैक्टर से आप फैक्टर मेथड का, इसे गस्ट फैक्टर मेथड कहते हैं, इससे आप उसके एनालिसिस करते हो और कंप्लीट फोर्स फाइंड करते हो अलोंग द हाइट। जितना ज्यादा टॉल बिल्डिंग होता है उतना ज्यादा प्रेशर्स होता है टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर पे विंड का। बट जनरली मैं विंड लोड एनालिसिस कर चुका हूँ रेगुलर और इरेगुलर दोनों बिल्डिंग पे। तो विंड लोड का जो एनालिसिस का जो रिजल्ट्स है वो जनरली टॉल स्ट्रक्चर पे डोमिनेटेड होता है। वो टॉल स्ट्रक्चर पे अगर मोर अबव द 100 मीटर स्ट्रक्चर है तो जाकर विंड लोड वहां पे डोमिनेटेड होता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में अर्थक्वेक इफेक्ट ही डोमिनेटेड कहलाता है। तो अगर आप अर्थक्वेक और विंड के क्योंकि ये दोनों लैटरल लोड है, आप एक साथ किसी भी बिल्डिंग पे विंड लोड और अर्थक्वेक लोड नहीं अप्लाई कर सकते हो, ये रेयर होता है और आज तक ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए हम जनरली क्या है कि या तो हम विंड लोड का कंसिडरेशन करते हैं या अर्थक्वेक लोड का कंसिडरेशन करते हैं। तो अर्थक्वेक लोड में क्या है कि आप बिलो द 100 मीटर्स आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको अर्थक्वेक जो है आपका आपके बिल्डिंग पे डोमिनेटेड होता है। और अर्थक्वेक के लिए हम जनरली डायनेमिक एनालिसिस करते हैं रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड से। वैसे तो डायनेमिक एनालिसिस के और भी बहुत सारे मेथड है, टाइम हिस्ट्री मेथड है, ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए काफी यूज होता है, बट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपका जो है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड का यूज होता है। और इस मेथड से हम जनरली बिल्डिंग को एज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स मानकर हम एनालिसिस करते हैं और बिल्डिंग का एनालिसिस मॉडल रिजल्ट्स फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ। जो बिल्डिंग्स है वो कितने तरीके का है उसकी मैं बात करता हूँ। सिंपल बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, हिली स्लोप बिल्डिंग है, फ्लैट बिल्डिंग है, बेस आइसोलेटेड बिल्डिंग है, डैम्पर। सिंपल बिल्डिंग में क्या है कि आपका जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ 1 2 3 स्टोरी की जो बिल्डिंग है उसे मैं सिंपल मान रहा हूँ। उसके बाद मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आप मान सकते हो कि 8 to 10 स्टोरीज के बीच में आप मॉल्स भी कंसिडर कर रहे हो जो मल्टीपर्पस यूज कर रहे हो, फ्लैट्स भी है, मॉल्स भी है, शॉप्स भी है, तो इसे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हो। टॉल बिल्डिंग जो हाई राइजेस बिल्डिंग है अबव द 50 मीटर्स जो IS 16700 के अकॉर्डिंग आपका टॉल बिल्डिंग कहलाता है। हिली स्लोप बिल्डिंग, ये बिल्डिंग आप मोस्टली राजस्थान में भी देख सकते हो। हिली स्लोप बिल्डिंग जो है जिसका स्लोपी ग्राउंड के ऊपर जो बनी हुई बिल्डिंग होती है उसे हिली स्लोप बिल्डिंग कहते हैं। फ्लैट लैंड बिल्डिंग आप देख सकते हो जहां फ्लैट कंप्लीटली फ्लैट है उसे आप फ्लैट लैंड बिल्डिंग कहोगे। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है आजकल रिसेंटली वो मिड राइज बिल्डिंग में बेस आइसोलेटेड बिल्डिंग्स यूज हो रहा है और हाई राइजेस के अंदर डैम्पर्स बिल्डिंग यूज हो रहा है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इन दोनों को बिल्डिंग को बना रहे हैं, बेस आइसोलेटेड बिल्डिंग और डैम्पर्स बिल्डिंग, जिसके डिस्कशन हम आगे करेंगे। ये आप एक नॉर्मल बिल्डिंग देख सकते हो। इस बिल्डिंग्स में आप ये देख रहे हो कि ओनली फ्रेम एलिमेंट्स हैं यहाँ पे और सारे जो लोड है वो बीम टू कॉलम और कॉलम टू फाउंडेशन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल लोड बियरिंग रेजिस्टेंस कंपोनेंट का यूज नहीं किया गया है। तो इसे हम OMRF ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग कहेंगे। दो तरीके की बिल्डिंग क्लासिफाइड की गई है अगर लोड रेजिस्टिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम और OMRF ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। तो ये ऑर्डिनरी मोमेंट है क्योंकि वहां पे कोई भी स्पेशल कंपोनेंट का यूज ना करके लोड को ट्रांसफर कराया जा रहा है बीम टू कॉलम, कॉलम टू फाउंडेशन। तो ये नॉर्मल बिल्डिंग का मैं इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि हम आने वाले जब टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज क्यों हो रहा है। इस बिल्डिंग में जो लोड ट्रांसफर हो रहा है तो क्या है कि कॉलम के पास ही जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगा, रिस्पॉन्स करेगा बिल्डिंग। बट कुछ केसेस में जो लोड है वो शेयर वॉल्स, टेम्पर्स और बेस आइसोलेटर के थ्रू भी ट्रांसफर होते हैं, तो उसकी भी डिस्कस करेंगे। और ये एक हिली स्लोप बिल्डिंग है जो मैंने ही अभी बनाया है कुछ दिन पहले। ये आप देख सकते हो इसका जो हिली ये 33 डिग्री एंगल पे ये इसका जो फर्स्ट और लास्ट जो आप देख रहे हो ये 33 डिग्री एंगल पे है। तो ये एक हिली स्लोप बिल्डिंग है और हिली स्लोप में ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग है। इसका कंप्लीटली लोड ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है बीम टू कॉलम, कॉलम टू फाउंडेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग डिजाइनिंग के वक्त हमें बीम कॉलम जंक्शन मिलता है।
जहाँ पे मैं अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, जब हम बीम डिजाइन करते हैं तो सिंपल यूडीएल लेकर डिजाइन कर देते हैं, बट आप यहाँ देख सकते हो एक जंक्शन है। जंक्शन पे क्या है कि चारों साइड से बीम कनेक्टेड है और सभी बीम का कुछ ना कुछ मूवमेंट्स जो है इस कॉलम पे आ रहा है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम बहुत ही कम सॉल्व करते हैं, बहुत कम लोग सॉल्व करते हैं इंजीनियरिंग। फोर्थ ईयर तक आते आते भी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स मुझे अब तक देखने को नहीं मिला है कि जनरली नहीं पढ़ते हैं, तो ये पढ़नी चाहिए अगर आपको रियल लाइफ में आनी है तो। उसके बाद यहाँ से हम एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। तो क्या है नाउडेज क्या चल रहा है, ये एक शेयर वॉल बिल्डिंग है। शेयर वॉल बिल्डिंग जो है वो कंक्रीट का बना होता है और जनरली लैटरल लोड और ग्रेविटी लोड के लिए बनाया जाता है। शेयर वॉल एक स्पेशल कंपोनेंट कहा जाता है और इसे इस बिल्डिंग को स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम स्ट्रक्चर कहा जाता है। शेयर वॉल बिल्डिंग का मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर शेयर वॉल किसी भी बिल्डिंग में आप अप्लाई करते हो तो 60% का जो लैटरल लोड है वो शेयर वॉल को रेजिस्ट करनी चाहिए। और ये शेयर वॉल का मेन एडवांटेज ये है अप्लाई करने का या इंट्रोड्यूस करने का बिल्डिंग के अंदर, ये शेयर वॉल जो है आपका बिल्डिंग का जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रिजिडिटी को कॉन्क्लाइड करने में काफी हेल्प करता है शेयर वॉल। तो शेयर वॉल एक और स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है और ये थ्रू आउट बॉटम टू टॉप कंक्रीट का बना होता है। और जब हमारा कॉलम का साइज 1.2 मीटर से अबव हो जाता है तो हम शेयर वॉल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं बिल्डिंग के ऊपर। और उस शेयर वॉल बिल्डिंग एक काफी स्टीप बिल्डिंग होता है, इसका यूज करने से बिल्डिंग का जो टाइम पीरियड है वो लेस हो जाता है शेयर वॉल को इंट्रोड्यूस करने से। और इसमें क्या है कि जब बिल्डिंग का टाइम पीरियड लेस हो जाता है तो बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के केस में काफी अच्छा प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस। और इसमें क्या है कि इसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है शेयर वॉल इंट्रोड्यूस करने से बिल्डिंग के ऊपर। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या है, ये अभी रिसेंटली एक पटना का एक बिल्डिंग है जो मैंने ही डिजाइन किया था। तो आप देख सकते हो मैं इस बिल्डिंग में रिसेंटली क्या है कि शेयर वॉल इंट्रोड्यूस किया था। बट आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें शेयर वॉल के लोकेशन, शेप्स एंड किस प्लेसेस पे होनी चाहिए। तो शेयर वॉल बिल्डिंग जो है आपका, अगर आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो शेयर वॉल बिल्डिंग्स, तो आपको पहले पता होना चाहिए आपकी बिल्डिंग का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रिजिडिटी। अगर आपके दो तरीके का बिल्डिंग है, बिल्डिंग प्लान इरेगुलर होता है और प्लान इरेगुलर होता है और प्लान इरेगुलर होता है, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। अगर प्लान रेगुलर बिल्डिंग है इसका मीन्स कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से अगर आप बिल्डिंग को कट करते हो तो आपका बिल्डिंग सिमेट्रिकली कट होना चाहिए। बट ऐसा कोई भी बिल्डिंग नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केस में। 99% अगर आप एक्स और वाई डायरेक्शन प्लान डायरेक्शन में बिल्डिंग को कट करते हो तो आपका बिल्डिंग जो है वो असिमेट्रिक ही रहता है। अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू देख लो तो आप अपने घर के ही बिल्डिंग को देखो तो किचन का साइज डिफरेंट है, रूम का साइज डिफरेंट है। और अगर आप का साइज डिफरेंट है तो अगर आप प्लान एक्स वाई में कट करोगे तो शायद आपका वो कंप्लीटली सिमेट्रिक कट नहीं होगा। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि हमारा जो बिल्डिंग का प्लान है वो इरेगुलर है। और जब प्लान इरेगुलर होता है तो उस केस में क्या होता है कि टॉर्जनल इफेक्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं देखो, अगर मैं बताता हूं आप लोगों को, तो अगर प्लान रेगुलर है तो क्या है, अगर अर्थक्वेक आता है बिल्डिंग के ऊपर तो वो बिल्डिंग कंप्लीटली सिमेट्रिकली रिस्पॉन्स करता है, एक एक्सिस में ट्रांजिशनली मूव करता है, रिस्पॉन्स करता है बिल्डिंग। तो इस केस में क्या है कि बिल्डिंग काफी सेफ होता है। बट अगर प्लान इरेगुलर होता है बिल्डिंग तो कोई हमें पहले से पता नहीं होता है या फिर हम विदाउट एनालिसिस किए जान नहीं सकते हैं कि हमारा कौन सा साइड जो है हमारा स्ट्रॉन्गर साइड है। लाइक अगर हम सेकेंड फोटो की बात करें तो अगर हमने यहाँ पे शेयर वॉल इंट्रोड्यूस किया है तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मैंने शेयर वॉल इंट्रोड्यूस किया है तो ये साइड हमारा काफी स्ट्रॉन्ग साइड होगा और इसका अपोजिट साइड जो है हमारा वो वीक साइड होगा। तो क्या है, जब अर्थक्वेक फोर्स आएगा तो शेयर वॉल वाला साइड जो है वो हमारा बिल्डिंग मूव नहीं करेगा और हमारा जो विदाउट शेयर वाला साइड है जो आप देख सकते हो वो हमारा बिल्डिंग जो है मूव करेगा, तो रोटेट करने की कोशिश करेगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये लेस जो है उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी है। तो इस केस में क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि आपके बिल्डिंग का किस साइड जो है
वो लेस रेजिस्टेंस है बिल्डिंग में, और उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करके आपको शेयर वॉल को बेस आइसोलेटर प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। बेस आइसोलेटर प्रोजेक्ट्स में हम कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करते हैं, हम जनरली इसमें डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। दो तरीके से आप बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हो, या तो आप बिल्डिंग के डिजाइन कैपेसिटी को इंक्रीज कर दो, मींस की स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज कर दो तो आपका बिल्डिंग सेफ हो सकता है, या फिर रिस्पॉन्सेस में चेंजेस हो सकते हैं। रिस्पॉन्सेस मींस कि आपका बिल्डिंग लोड लगने से कितना ज्यादा डिस्प्लेस किया, या उसमें कितना एक्सेलरेशन है, कितना वेलोसिटी, आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसे रिस्पॉन्सेस कहते हैं। और अगर दूसरा है कि आप अपने बिल्डिंग में डिमांड को कम कर दिया। डिमांड, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपने अपने बिल्डिंग में कोई लोड ही नहीं आने दिया। लैटरल जो लोड है वो ग्रेविटी है, लैटरल लोड को आने ही नहीं दिया आपने बिल्डिंग में। तो जब लोड ही नहीं है तो फिर हमें स्ट्रॉन्ग बीम, सॉरी स्ट्रॉन्ग कॉलम और बी की स्ट्रॉन्ग क्या जरूरत, फिर तो हम नॉर्मल में भी काम कर लेंगे। तो हम दो तरीके से बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं, या तो हम बिल्डिंग को स्टीप बना लेते हैं, या बिल्डिंग के अंदर हम डिमांड, अगर हम बिल्डिंग स्टीप बनाते हैं तो हमारा बिल्डिंग वो उसके अंदर कैपेसिटी का इंप्रूवमेंट होता है, कैपेसिटी का इंक्रीमेंट होता है। बट अगर हमारा बिल्डिंग डिमांड ही हम नहीं आने दे रहे हैं, लाइक अर्थक्वेक फोर्स से इंटर नहीं होने दे रहे हैं, तो जरूरत ही नहीं है जरूरत से ज्यादा उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की, तो उसे हम कहते हैं डिमांड। तो डिमांड को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो ये बेस आइसोलेटेड टेक्नोलॉजी जो है कंप्लीटली डिमांड पे वर्क करता है, और शेयर वॉल जो है वो कंप्लीटली आपका स्टीफनेस के ऊपर वर्क करता है, बिल्डिंग के कैपेसिटी पे वर्क करता है। अब यहाँ पे क्या है कि बेस आइसोलेटेड टेक्नोलॉजी में किस किस तरीके से क्या क्या रीजन है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके, वो हम बात करेंगे अभी। उसके बाद ये किस स्ट्रक्चर्स, किन तरीके के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में इसका हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे मेन चीजें आती है कि आइडेंटिफाई करना कि हम किस स्ट्रक्चर में बेस आइसोलेटर यूज करें, किस स्ट्रक्चर में हम डैम्पर्स यूज करें, किस स्ट्रक्चर के अंदर हम शेयर वॉल यूज करें, और किस में ब्रेसिंग सिस्टम यूज करें। जनरली ये 4-5 ही है तरीके की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है नाउडेज की, जिससे हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस या काफी स्ट्रॉन्ग और काफी बेटर स्ट्रक्चर बना सके। अगर हाई राइजेज है, मिड राइजेज है, लो है, या फिर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये 4-5 टेक्नोलॉजी अभी तक चल रही है। और कुछ है तो वो एडवांस लेवल पे है कि वो डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तो वो कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। बट डिमांड के ऊपर वर्क करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी में जनरली दो तरीके के बिल्डिंग्स हैं, एक तो डैम्पर्स है और दूसरा बेस आइसोलेटर है। तो बेस आइसोलेटर जो प्रोजेक्ट जो बिल्डिंग है, ये जनरली आपका मिड राइजेज स्ट्रक्चर 10 to 15 फ्लोर्स है उसके लिए है, उससे ज्यादा के लिए नहीं है बेस आइसोलेटर। और डैम्पर्स प्रोजेक्ट जो है, डैम्पर्स बिल्डिंग, वो आपका हाई राइजेज स्ट्रक्चर के लिए है। तो वो हम फर्दर बाद में बात करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि बेस आइसोलेटर में किस तरीके से हम कह रहे हैं कि इसमें लोड ही ट्रांसफर नहीं कर रहा है या लोड ही इंटर नहीं कर रहा है, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर बेस आइसोलेटर इंप्लीमेंट करने से डैम्पिंग प्रॉपर्टीज बढ़ रही है बिल्डिंग के अंदर, इसके पीछे का क्या रीजन है, और क्या डिफरेंस है कन्वेंशनल स्ट्रक्चर और बेस आइसोलेटेड स्ट्रक्चर में, इसकी बात करेंगे अभी। और ये किस लेवल ऑफ द हाइट के लिए ये बेस आइसोलेटर प्रोजेक्ट सही है, उसकी बात करेंगे। आप देख सकते हो ये जो ए पोर्शन है, ये एक फाउंडेशन, ये डायरेक्टली इस होल ऑफ द बिल्डिंग जो कॉलम आप देख रहे हो डायरेक्ट से जो है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है फाउंडेशन से। और आपका सेकेंड वाला जो बी पोर्शन है, वो आप देख सकते हो कि वो एक नीचे आप फाउंडेशन देख रहे हो, फाउंडेशन के ऊपर एक रबर देख रहे हो, रबर प्लेट, और इसे ही आइसोलेटर कहते हैं, बेस आइसोलेटर, और उसके ऊपर जो है आप एक कॉलम देख रहे हो। तो बेस आइसोलेटर क्या वर्क करता है, क्या काम करता है कि फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में डीकपल्ड करता है। पहले ये कपल्ड थे, अब इसे डीकपल्ड कर दिया, मतलब इनके बीच के कॉन्टेक्ट्स को तोड़ दिया। और ये जो पोर्शन होता है बेस आइसोलेटर,
ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आइसोलेटर्स होते हैं। कुछ आइसोलेटर्स होते हैं रबर्स के होते हैं, कुछ फ्रिक्शनल भी होते हैं, लाइक कर्वेचर शेप का एक होता है फ्रिक्शनल आइसोलेटर, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि आइसोलेटर मूव करता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो है बिल्डिंग उसके रिस्पेक्ट में स्टेबल रहता है, मूव नहीं करता है हमेशा। आप देख सकते हो आइसोलेटर ही मूव करता है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन अगर है देखा जाए तो व्हाट इज द रीजन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बेस आइसोलेटर बिल्डिंग। तो बेस आइसोलेटर को बनाने के पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ पहले, और किस जगह पे इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। जनरली बेस आइसोलेटर इंडिया में भुज अर्थक्वेक के आने के बाद से भुज में जो वहाँ की मेडिकल बिल्डिंग है वहां पे यूज किया गया था। और यहाँ पे क्या है, इस पोर्शन को को यूज करने के पीछे का रीजन ये था कि जब भुज में अर्थक्वेक आया था तो वहां पे क्या है कि जितने भी कॉस्टली इक्विपमेंट्स थे बिल्डिंग के अंदर, वो काफी वैसे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग था। जो बिल्डिंग था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, उसमें कुछ खास डैमेज नहीं थे। जो मेडिकल बिल्डिंग था वहां पे, हॉस्पिटल बिल्डिंग, उसमें काफी ज्यादा डैमेज नहीं थे वो अर्थक्वेक आने के बाद भी। बट उसमें प्रॉब्लम्स क्या आया था कि उसमें जो बिल्डिंग के अंदर हेवी इक्विपमेंट्स या कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं वो गिर गए थे, कंप्लीटली डैमेज हो गए थे। आप एक देख सकते हो कि ए पोर्शन में अगर ये फाउंडेशन जो है ये डायरेक्टली कॉलम से कनेक्टेड है, तो आप इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिहेवियर जो हो रहा है, वो आप देख सकते हो। ये थ्रू आउट द बॉटम पॉइंट से टॉप पॉइंट तक कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है। और अगर डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट द बॉटम टू टॉप है, ड्रिफ्ट भी आपका बॉटम टू टॉप होगा। मींस कि इसके अंदर कुछ ड्रिफ्ट में कर्व से पाएंगे, मींस कि कंप्लीटली बिल्डिंग जो है वो इंक्लाइंड करेगा। तो बिल्डिंग अगर कंप्लीटली इंक्लाइंड करेगा तो एक स्लोप बनाएगा, आप स्लोप भी देख सकते हो। तो उस केस में क्या है कि बिल्डिंग के अंदर जितने भी चीजें हैं वो गिरने की कोशिश करेंगे या फिर स्लाइड होने की कोशिश करेंगे कुछ एंगल्स पे। तो हेवी इक्विपमेंट्स का क्या है कि वो, जैसे आप एमआरआई मशीन कह सकते हो, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं काफी कॉस्टली होते हैं। तो उस केस में क्या है कि आपका बिल्डिंग जो है अगर बिल्कुल भी इंक्लाइंड करता है या फिर कुछ होता है, या फिर आप पेशेंट देख लो इसके स्टेजर्स पे होते हैं तो। और सेकेंड ये है कि इन सब चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या है कि बेस आइसोलेटेड प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीटली एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में बनाया जाता है जनरली। और अभी सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है बेस आइसोलेटर का, वो जापान, यूएसए, रसिया, इन तीनों जगह पे बहुत ज्यादा, और चाइना के अंदर, इन सभी जगह पे बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में बेस आइसोलेटर प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। अभी रिसेंटली मैं बेस आइसोलेटर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ। पटना पीएमसीएच बिल्डिंग के अंदर एक बेस आइसोलेटर प्रोजेक्ट बन रहा है, वो भी हॉस्पिटल बिल्डिंग है पीएमसीएच, और वो एलएनटी कर रही है और उसका कुछ वर्क मैं भी देख रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि लेड बियरिंग रबर का यूज होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि जनरली वेयर इज इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। ये जनरली जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पब्लिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गई, पब्लिक बिल्डिंग्स हो गई, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है कि पब्लिक्स आती है वर्क डिपार्टमेंट, उस जगह पे भी आप इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के अंदर आप ये बेस आइसोलेटर का यूज करते हो। सेकंड है क्वेश्चन कि हाउ टू रिड्यूस द, थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू रिड्यूस द लैटरल लोड। मींस कि हम कैसे कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट्स में या फिर इस बिल्डिंग में जो है लैटरल लोड इंटर ही नहीं करता है। जनरली क्या होता है कि हमारा जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग अगर 10, और मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि ये जो बेस आइसोलेटर है ये मैक्स टू मैक्स 15 स्टोरी बिल्डिंग तक ही हम यूज करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। उसके पीछे का रीजन भी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इसके अंदर हम क्यों कह रहे हैं कि लैटरल लोड इंटर नहीं करता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जनरली जो बिल्डिंग है वो लाई करता है जीरो, उसका जो टाइम पीरियड होता है अर्थक्वेक आने का, 15 फ्लोर की बिल्डिंग क्या बात कर रहा हूं, उसके अंदर तक जितनी बिल्डिंग है वो 0.5 टू 1 सेकेंड के बीच में होता है। और 0.5 टू 1 सेकेंड के बीच में जो एक्सेलरेशन होता है अर्थक्वेक का, अगर आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा ग्राफ देखते हो तो उसमें क्या है कि एक्सेलरेशन काफी हाई होता है। मीन्स कि जितना कम टाइम पीरियड है बिल्डिंग का उतना ज्यादा बिल्डिंग का एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो हम क्या कर रहे हैं इस बेस आइसोलेटर में कि हम बिल्डिंग के टाइम पीरियड को बढ़ा रहे हैं थ्रू द आइसोलेटर्स। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो प्लान डायरेक्शन है आपका, जो भी 2 प्लान डायरेक्शन है, उस प्लान डायरेक्शन में हम बिल्डिंग के टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दे रहे हैं। और टाइम पीरियड जैसे ही इंक्रीज हो रहा है
हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कम जा रहा है। अगर आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रोग्राफ से को अगर आप अगर आपको पता है तो आप इजिली इस चीज को समझ पाओगे, और अगर नहीं है तो फिर भी मैं भी कोशिश करता हूँ आपको समझाने का, क्योंकि क्या है कि जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उतना ज्यादा एनर्जी को डिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अगर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आप खड़े हो और आपके अंदर कोई पुश कर रहा है और आप पीछे मूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मीन्स कि आपके अंदर एनर्जी वो स्टोर हो रहा है, आप एनर्जी को आप रिलीज नहीं कर रहे हो। तो वो क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा, अगर पुश करते जा रहा है तो वो एनर्जी एक टाइम क्या होगा कि बस्ट करेगा, वो एक साथ ही फिर वो पूरी रिस्पॉन्स दिखाएगा अपना जो भी है। पर बेस आइसोलेटर में क्या है कि हम पुश करते ही हमारा क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट्स अलाउ हो जाता है एक लिमिट्स के बाद। कुछ कुछ तो रजिस्टिंग होता है कि हर केस में आइसोलेटर्स एक्टिव ना हो, लाइक कि ऐसा भी नहीं कि एकदम सिंपल लोड आया और आइसोलेटर एक्टिव हो गया और मूव कर गया, ऐसा नहीं है। एक लिमिट के बाद क्या है, अगर सपोज दैट 100 किलो न्यूटन हमारा लिमिट के अंदर तक हम एक लोड रजिस्ट कर सकते हैं, तो इस केस में क्या है कि हम 100 किलो न्यूटन तक अगर फोर्स आता है तो हमारा आइसोलेटर और बिल्डिंग स्टेबल रहता है, क्योंकि माइनर अर्थक्वेक हमेशा आते जाते रहते हैं, तो उस केस में आइसोलेटर एक्टिव नहीं होता है। बट जैसे ही आपका जो 100 किलो न्यूटन अगर हम एग्जांपल लिए हैं, तो 100 किलो न्यूटन से जस्ट थोड़ा भी लोड एक्स्ट्रा हुआ तो हमारा आइसोलेटर एक्टिव हो जाता है, और उस केस में क्या है कि बिल्डिंग जो है आइसोलेटर एक्टिव हुआ तो फ्लेक्सिबल हो जाता है, और जैसे ही वो बिल्डिंग फ्लेक्सिबल होता है उस केस में हमारा एनर्जी डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाता है। और एनर्जी जब डिसिपेट होता है तो हमारा जो वाइब्रेशन है और एक्सेलरेशन का जो इम्पैक्ट है वो क्या है कि बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, और क्योंकि वो टाइम पीरियड बढ़ता है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो रिड्यूस होता है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एनर्जी को आप रिलीज कर रहे हो, आपके ऊपर फोर्स लग रहा है और आप एनर्जी को रिलीज करते चल रहे हो। और इसमें क्या है कि अगर आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो तो आपका क्या है कि आपका मूवमेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए आपका टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा। तो एक तो आपका ये है कॉन्सेप्ट बेस आइसोलेटर का। और सेकंड, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रोग्राफ से समझने की कोशिश करोगे तो आप ग्राफ को अगर देखो तो उस ग्राफ में जितना कम टाइम पीरियड है उतना ज्यादा एक्सेलरेशन है। तो अब क्या है कि बेस आइसोलेटर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइसोलेटर्स हैं, और अगर देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट को पहले कब लाया गया था, तो एक पर्सिया में एक बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग है, जो इसी बिल्डिंग के को देखने के बाद इस जो बेस आइसोलेटर कॉन्सेप्ट है उसको लाया गया था। ये बिल्डिंग जो है आप देख सकते हो स्टोन ब्लॉक्स का बना हुआ है, और इसका टॉप ऑफ, और ये एक बहुत ही हाईली सिस्मिक जोन वाले एरिया में ये बिल्डिंग है, बट आज तक इस बिल्डिंग में 0% डैमेज हुआ है। बहुत ओल्ड बिल्डिंग है, आप देख सकते हो 530 बीसी का बिल्डिंग है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है वो। इसका क्या है कि इस बिल्डिंग में जो अर्थक्वेक आता है तो ये इसके स्टोन स्लाइड करते हैं, और स्लाइड करके एनर्जी डिसिपेट कर देते हैं, तो उस एनर्जी का कोई भी मैग्नीट्यूड या कोई भी इंटेंसिटी जो है इसके सुपर स्ट्रक्चर तक नहीं जाता है, जिस कारण ये बिल्डिंग काफी सेफ है और काफी बेटर है। इसी चीज को देखने के बाद हमारे सारे रिसर्चर्स जितने भी वर्क कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पे, या ये टेक्नोलॉजी जब से आया है, सबसे पहले का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट किया गया था बेस आइसोलेटर्स का। उसके बाद आप देख सकते हो कि बेस आइसोलेटर, ये जो फर्स्ट आपका पोर्शन दिख रहा है, फर्स्ट इमेज, वो आपको फिक्स्ड है, और उसका सेकंड जो है वो आपका बेस आइसोलेटर है। तो जब फिक्स्ड बिल्डिंग पे अर्थक्वेक का इफेक्ट आता है तो आप देख सकते हो कि बिल्डिंग के अंदर किस तरीके से डिफॉर्मेशन होता है। तो बॉटम पॉइंट टू टॉप पॉइंट तक बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ यील्डिंग, क्रैकिंग्स या डिफॉर्मेशंस या इंक्लिनेशंस होते हैं, जिस कारण आप देख सकते हो इजिली कि आपका जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी चीज आप रख रखे हो वो कोलैप्स करता या फिर गिरता नजर आ रहा है। बट बेस आइसोलेटर प्रोजेक्ट्स के अंदर आप देख रहे हो कि बिल्डिंग में आइसोलेटर मूव कर रहा है और बिल्डिंग के अंदर जीरो ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट इन द सेंस कि आप ये वाला जो सेकंड बिलो नीचे वाला जो आप इमेज देख रहे हो उसको ड्रिफ्ट कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ कर्व बनता दिख रहा है। और सेकंड क्या है कि यही बेस आइसोलेटर प्रोजेक्ट्स में ड्रिफ्ट जो होता है वो जीरो होता है और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है तो एक लिमिट तक हम डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा अगर होता है तो ठीक है, बट अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे हम डैम्पिंग प्रॉपर्टीज का इंट्रोड्यूस करके बिल्डिंग के डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो ये जो आइसोलेटर्स होता है बेस आइसोलेटर, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। एक तो आप कह सकते हो कि लो डैम्पिंग रबर बियरिंग होता है। ये जो रबर बियरिंग है ये नेचुरल रबर है,
जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस नेचुरल रबर में क्या है कि इसके अंदर अगर हम ओनली रबर यूज कर रहे हैं तो वो लो डैम्पिंग रबर बेयरिंग कहलाता है। और अगर हम इसमें डैम्प इस रबर के सेंटर पे या फिर कहीं भी अगर हम लेड का यूज करते हैं, लेड एक मैलिएबल मटेरियल है इस, और अगर आप इस मैलिएबल मटेरियल के बारे में पढ़ो तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हर चीज को यहाँ पे कवर नहीं कर सकता हूँ मैं, तो मैं इस पोर्शन को छोड़ रहा हूँ। बट लेड जो है काफी मैलिएबल मटेरियल है, ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज को रिकवर करने और रिक्रिस्टलाइजेशन करने की कैपेसिटी काफी है लेड के अंदर। तो जब लेड का यूज करते हैं तो मटेरियल जो है इसके अंदर, क्योंकि आप एक चीज यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो होल ऑफ द स्ट्रक्चर जो है बेस आइसोलेटर प्रोजेक्ट्स में होल ऑफ द बिल्डिंग का वेट जो है एक आइसोलेटर के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सारा लोड जो है आइसोलेटर कैरी कर रहा है। तो इसका कहने का यहाँ इन द सेंस ये बन रहा है कि हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारा जो कैपेसिटी है आइसोलेटर का वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, और बहुत ज्यादा नहीं, इनफाइनाइट का लेवल पर होना चाहिए। क्योंकि अगर 15 स्टोरी का बिल्डिंग है तो उसकी बहुत ज्यादा वेट होगी, और वो सारा वेट एक आइसोलेटर के ऊपर रेस्ट करेगा। तो उस केस में आइसोलेटर के पास सफिशियंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि इसके सारे वेट को बेयर कर सके। तो वो जो प्रॉपर्टीज है वो दो तरीके से यहाँ पे मिलती है। एक तो मिलती है लेड के थ्रू, और दूसरा स्लिम प्लेट के थ्रू मिलती है। स्लिम प्लेट क्या है यहाँ पे, स्टील स्लिम प्लेट, ये आप देख सकते हो इलास्टिक रबर बियरिंग की बात कर रहा हूं मैं। इस डायग्राम को ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि मोस्टली अभी जो ट्रेंडिंग है, जो बेस आइसोलेटेड प्रोजेक्ट्स में जो यूज हो रहा है वो इलास्टोमेरिक बियरिंग ही यूज हो रहा है, जिसको कहते हैं हम लो डैम्पिंग रबर बियरिंग या लेड रबर बियरिंग या हाई डैम्पिंग रबर बियरिंग। ये तीन रबर बियरिंग का जो है मोस्टली यूज कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे या एबिलिटीज पे या फिर डिजाइन्स पे कि हमें किस जगह पे क्या यूज करना है। तो क्या है कि जब हम अगर लेड रबर बियरिंग को अगर हम कवर करते हैं तो हम लो और हाई ऑलरेडी कवर कर लेते हैं, क्योंकि हाई डैम्पिंग रबर बियरिंग में जस्ट हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डैम्पिंग प्रॉपर्टीज ऐड कर देते हैं तो वो हाई डैम्पिंग कहलाता है। और लो डैम्पिंग रबर बियरिंग में अगर हम लेड का यूज कर लेते हैं तो वो लेड रबर बियरिंग यूज हो जाता है, अदरवाइज लेड नहीं है तो वो लो डैम्पिंग रबर बियरिंग है। तो इसमें क्या है कि ये आप इसका कंस्ट्रक्शन मेथड देख सकते हो इलास्टोमेरिक बेयरिंग का। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देखो तो ये एक लेड रबर बेयरिंग का एक है। सबसे पहले एक स्टील प्लेट है जो टॉप पे, और एक बॉटम में सेम प्लेट है। जो एक होल्स हैं वो होल्स जो है सुपर स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, नीचे वाला फाउंडेशन से और ऊपर वाला सुपर स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है। इसके बीच में आप देख रहे हो कि जो सर्कुलर पार्ट है वो लेड है, जो सेंटर में आप सर्कुलर देख रहे हो वो लेड है, वो सेंटर में लगा होता है। और लेड, और आप ब्लैक वाला जो पोर्शन देख रहे हो वो है रबर, नेचुरल रबर, और उसके जस्ट नीचे छोटा छोटा सा पोर्शन देख रहे हो वो है स्टील सीम प्लेट। स्टील सीम प्लेट क्या करता है कि वर्टिकल स्टीफनेस को इंक्रीज करता है, और उसी वर्टिकल स्टीफनेस के इंक्रीज होने से इस बियरिंग्स के अंदर कहा जा सकता है कि इनफाइनाइट कैपेसिटी हो जाती है। वैसे इनफाइनाइट कहना यहाँ सही नहीं है, बट इसके इंट्रोड्यूस करने से उसकी जो कैपेसिटी है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है बेस आइसोलेटेड प्रोजेक्ट्स में। तो इसलिए हम हमेशा इसको कह रहे हैं इनफाइनाइट। जनरली जर्नल्स में भी यही लिखा है कि इसके अंदर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है स्टील सीम प्लेट को इंट्रोड्यूस करने से, क्योंकि जहां थिकनेस कम है तो मटेरियल के बीच की थिकनेस कम कर देता है, क्योंकि ये जनरली तो वहां पे जो पुशिंग जो ये जो आप देख रहे हो, क्या कह सकता हूं मैं उसका, इसको मैं कह सकता हूं कि इसके जो दबने का जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम जाता है। उसके बाद आप एक तो आपका ये लेड रबर बियरिंग है, और सेकंड जो है वो आपका है फ्रिक्शनल बियरिंग, फ्रिक्शनल आइसोलेटर। इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर एक का के ऊपर जो है ये कर्वेचर होता है, कर्वेचर शेप में। आप ये इस डायग्राम को भी देख सकते हो। इस दोनों डायग्राम के बीच में, आप दोनों प्लेट के बीच में एक बॉल्स लगा होता है, और बॉल जो होता है वो एक कर्वेचर के ऊपर होता है, और ये जो पूरा है ये होल ऑफ द स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है। तो आपका जो फ्रिक्शनल बियरिंग है, आइसोलेटर है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे वर्क करता है। जितना ज्यादा फोर्स आएगा उतना ज्यादा ये आगे बैक की तरफ मूव करेगा, और ये
एनर्जी डिसिपेट कर देगा। और क्या है कि जब फ्रिक्शनल बेयरिंग में जब एक रोलर और एक कर्वेचर के ऊपर जब मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शन डेवलप होता है, और वही फ्रिक्शन जो है एनर्जी को डिसिपेट कर देता है मूवमेंट करके। तो इससे क्या है कि एक्सेलरेशन का इंटर जो हो रहा होता है वो कम जाता है। उसके बाद आप यही एक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो, सॉरी ये स्लाइड मुझे पहले बताना चाहिए था। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रोग्राफ में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है आपको मैंने ऑलरेडी बोला था 0.5 to 1 के बीच पे जो टाइम पीरियड है जो एक्सेलरेशन का लेवल है वो बहुत हाई होता है, आप देख सकते हो। ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रोग्राफ सॉइल कंडीशन और जोन पे डिपेंड करता है कि किस जोन पे है आपका बिल्डिंग और किस सॉइल पे है। तो अगर जनरली बिल्डिंग को अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से फाइंड आउट करोगे जो अर्थक्वेक के IS 1893 में दिया है 0.075 और कुछ स्पेशल बिल्डिंग के लिए अलग है, तो उससे फाइंड आउट करोगे अगर 15 फ्लोर तक के स्ट्रक्चर को, तो आपका जो स्ट्रक्चर का टाइम पीरियड अगर आएगा वो 0.5 to 1 के बीच में वही होगा। तो इस केस में आप देख सकते हो कि आपका जो अर्थक्वेक का जो एक्सेलरेशन है वो काफी है। बट अगर यही मैं 2.0 की बात करूं अगर टाइम पीरियड है, तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो बिलो द 1 है। तो हमारा यही काम क्या करता है, जो बेस आइसोलेटर है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट डायरेक्शन में, और जैसे ही प्लांट डायरेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है उसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है और उसके अंदर एक्सेलरेशन कम हो जाता है। और जब बॉडी में एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन का इफेक्ट ही नहीं आएगा, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्डिंग को बहुत ज्यादा स्टीप बनाने की और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की। तो ये कॉन्सेप्ट है बेस आइसोलेटर बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स का। अब यहां से मैं डैम्पर्स का बात करता हूं। हालांकि डैम्पर्स प्रोजेक्ट्स का भी रिसेंटली मेरे पास एक मेल आया था कि ये टॉपिक कोई और कवर करने वाले हैं, विनीफ्रेड पासा। तो मैं इसका जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा और जो इन डेप्थ है, डिटेल में है, वो विनीफ्रेड पासा इस चीज को कवर करेंगे। तो ये एक डैम्पर प्रोजेक्ट है। डैम्पर किस तरीके से इंट्रोड्यूस करता है या किस तरीके से वर्क करता है, मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ। ये आप इस वीडियो को देखो, आपको पता चलेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये विदाउट डैम्पर वाला बिल्डिंग था और ये एक डैम्पर बिल्डिंग है। अर्थक्वेक में एक्सेलेरोग्राम के ऊपर जब हम डालते हैं इफेक्ट अर्थक्वेक का, तो ये बिल्डिंग किस तरीके से मूव करता है और डैम्पर बिल्डिंग किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है आप देख सकते हो। जो कन्वेंशनल बिल्डिंग है उसमें मूवमेंट आप देख सकते हो बहुत ज्यादा आ रहा है, और जो डैम्पर बिल्डिंग है उसमें 0 मूवमेंट था। तो आप देख सकते हो कि डैम्पर्स का इंट्रोड्यूस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं एक ओवरव्यू देना चाहूंगा, तो यह है कि डैम्पर प्रोजेक्ट जो है वो हाई राइजेज बिल्डिंग और विंड लोड के लिए काफी बेटर है। और कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बेस आइसोलेटर प्रोजेक्ट्स विद डैम्पर है, तो वो इस केस में है कि वो टाइम पीरियड को भी इंक्रीज करना चाहते हैं, और विंड लोड के एनालिसिस में अगर वो बिल्डिंग विंड लोड के कारण काफी ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, अर्थक्वेक की कम आ रहा है, तो उस केस में वो डैम्पर से उस रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करते हैं। मींस कि अगर विंड का इफेक्ट आ रहा है, प्रेशर आ रहा है टॉप पे, तो उसकी जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए डैम्पर्स का यूज कर लेते हैं, और अगर सेस्मिक का इफेक्ट आ रहा है तो उसको इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेस आइसोलेटर का यूज कर लेते हैं। और डैम्पर्स भी एनर्जी डिसिपेट करता है जिस तरीके से बेस आइसोलेट करता है, और बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स डाले हैं कि कहाँ पे हम डैम्पर्स का यूज करते हैं बिल्डिंग में और किस लेवल तक करते हैं। ये एक इमीडिएट ऑक्यूपेंसी और ऑपरेशनल लिमिट तक हम इसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तक हम यूज करते हैं। बिल्डिंग को 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, इमीडिएट ऑक्यूपेंस, उसके बाद कोलैप्स प्रोविजन, और एक आपका है लाइफ सेफ्टी। तो बिल्डिंग जब आपका लाइफ सेफ्टी के अंदर है तब तक तो हमें डैम्पर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट इमीडिएट ऑक्यूपेंस और ऑपरेशनल लिमिट में हम जनरली बिल्डिंग का डैम्पर्स का यूज करते हैं। और इसका जो है एम है एक्सेलरेशन को रिड्यूस करना। ये जस्ट सिमिलर वर्क करता है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है बेस आइसोलेटर का, बट यही है कि बेस आइसोलेटर का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्टिंग के फाउंडेशन बेस लेवल से है, और जो डैम्पर्स है वो क्या है कि स्टोरी वाइज वो रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। जनरली हम हॉस्पिटल में इस बिल्डिंग का इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं डैम्पर्स का। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफिस बिल्डिंग्स पे भी काफी करते हैं। रेट्रोफिटिंग बिल्डिंग में डैम्पर्स का यूज काफी होता है। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज बताना चाहूंगा तो सबसे बेस्ट ये है कि हमारे पास बिल्डिंग का अगर रिस्पॉन्स कंट्रोल करना है, रिस्पॉन्स अगर बिल्डिंग का डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल करना है,
तो हमारे पास दो ही टेक्नोलॉजी अभी तक जनरली दिख रहे हैं, या फिर मेनली जो चल रहा है ट्रेंडिंग में, वो है या तो बेस आइसोलेटर या है फिर डैम्पर्स। इस दोनों का यूज करके हम किसी भी चीज के बिल्डिंग्स का रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे लिमिटेशंस होते हैं कि हम क्या बिल्डिंग का लोड है, क्या कैपेसिटी है और क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने डैम्पिंग प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर लेते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड को इंक्रीज कर लेते हैं। तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं बिल्डिंग को। उसके बाद बिल्डिंग में रेट्रोफिटिंग में भी ये काफी यूज हो सकता है। जब बिल्डिंग डैमेज हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि हमारा जो है वो काफी स्ट्रेंथनिंग नहीं है बिल्डिंग में, तो अब हमारे पास सेस्मिक के इफेक्ट पे अब क्या होगा, तो हमारे पास एक ये रहता है फैसिलिटी कि हम डैम्पर्स प्रोवाइड करके बिल्डिंग को रजिस्ट कर सकते हैं फिर से। उसके बाद आपका है कि टॉर्जनल इरेगुलरिटी अगर बिल्डिंग में आ गई है, बिल्डिंग के अंदर काफी टॉर्जनलिटी है, तो उस केस में भी आप डैम्पर्स का यूज करके आप टॉर्जनल इरेगुलरिटी को काउंटर कर सकते हो, इफेक्ट को कम कर सकते हो। और प्लान इरेगुलरिटी में भी इसका काफी यूज है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ डैम्पर्स का जो यूज किया गया है रियल बिल्डिंग में। ये यूएस का बिल्डिंग है, इसमें आप देख रहे हो कि डैम्पर्स जो है ये विस्कस डैम्पर है। बहुत डैम्पर्स में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डैम्पर्स होते हैं। विस्कस डैम्पर्स होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, फ्रिक्शनल डैम्पर होते हैं, ट्यून मास डैम्पर होते हैं। तो आप इन सब का भी टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट है। हर चीज को कवर करना आसान नहीं है, तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और इन डेप्थ में आपको बेनिफिट पासा इस चीज के ऊपर इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद फ्रिक्शनल डैम्पर आप देख सकते हो, और फ्लूइड डैम्पर्स देख सकते हो। ट्यून मास डैम्पर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे वर्क करता है। तो आप यही है, जस्ट एडवांस जो भी टेक्नोलॉजी था आपका जो नाउ चल रहा है, तो ये। थैंक यू। और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट्स है तो। हेलो। Thank you, Mr. Bush, for giving this wonderful presentation about the recent technology in the building construction. Thanks for giving this presentation to us and give the knowledge about the recent technologies as well as the substructure and superstructure discriminate between with the using of the dampers. So is there any question regarding the damping device and other about the seismic loads and lateral loads? Then please ask. Any question please? सर ये डैम्पर किस मटेरियल का बना होता है? डैम्पर किसी मटेरियल का नहीं बना होता है। एक्चुअली क्या है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। तो इसमें आप स्टील्स का यूज किया जाता है, फ्लूइड्स का भी यूज किया जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे डिपेंड करता है कि डैम्पर्स जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आप कौन सा डैम्पर्स यूज करने जा रहे हो इस पे डिपेंड करता है। और उसमें क्या है कि फ्रिक्शनल डैम्पर जो है वो स्टील का सिंपलेट का बना होता है। लियम नियॉन और जो विस्कस डैम्पर है ये इसके अंदर स्प्रिंग्स भी होते हैं, फ्लूइड्स भी होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। ये कंप्लीटली किसी एक मटेरियल का नहीं बना होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का यूज किया जाता है, तो ये जाके एक कंप्लीट तैयार किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देख सकते हो आप इस डायग्राम में कि हर जगह पे हर लेवल पे आपको जो है कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिल रहा है। कहीं पिस्टन देखने को मिल रहा है, कहीं पे आपको एक सर्कुलर शेप में देखने को मिल रहा है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे इसका पिस्टन है, स्प्रिंग है। तो ये इस तरीके से तैयार किया जाता है डैम्पर्स को। सर स्टेट प्रो और इसमें बिल्डिंग की सारी डिटेल्स अपने को डालनी पड़ती है सर डिजाइनिंग के लिए? मैं इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन ठीक से आप पूछो, मैं समझ नहीं पाया। सर मतलब अगर कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर एक्सपेंशन और वो सब अपन को मतलब कि चेकअप करके चलना पड़ता है स्टेट प्रो और ये सब डिजाइनिंग यूज करते हैं। अगर फ्यूचर एक्सपेंशन करें अपन तो अभी जैसे 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग बन रही है, उसको फ्यूचर एक्सपेंशन भी ध्यान में रख के फिर डिजाइन करना पड़ता है सर? फ्यूचर एक्सपेंशन का आपका क्या मतलब है? मतलब अभी जैसे 20 फ्लोर बना रहे हैं, इन फ्यूचर अपन को उसी को अपन आगे और डेवलप करना चाहें और 10 फ्लोर और बनाए उसके ऊपर,
तो तो अब क्या है कि ये जो चीजें होती है मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आपका क्वेश्चन ये है कि सपोज दैट आप 10 फ्लोर का एक बिल्डिंग बना लिए बट आपको इन फ्यूचर अगर आपके पास पैसे ज्यादा है या कोई चीजों की रिक्वायरमेंट्स आ गई तो 5 फ्लोर आप फिर से बनाओगे। तो आप क्या है कि पहले से आप इस चीज को कंसीडर करके रखे हो या नहीं रखे हो कि 5 फ्लोर आप अपने स्ट्रक्चर पे दे सकते हो। एक्चुअली आप जब स्ट्रक्चर बनाते हो तो जब प्लानिंग के टर्म पे होते हो, जब आप प्लानिंग सेक्शन पे होते हो तो आपका आर्किटेक्चर या आपका एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपसे जरूर पूछता है कि आप जो है इस चीज को फ्यूचर के व्यू से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। जैसे मेरे पास भी अभी रिसेंटली कुछ 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें क्या था कि वो स्ट्रक्चर 4 स्टोरी तक बना था बट उसको कंप्लीट जो है और आपके पास एक अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि जब आप लोड कैलकुलेशंस या फिर आप फैक्टर्स जो यूज करते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो ऑलरेडी आप मटेरियल का 1.5 लेकर किए हुए रहते हो और उसके बाद जब लोड कैलकुलेशन करने जाते हो तो IS 1893 के अंदर आप जो भी लोड का कॉम्बिनेशन बनता है वो 0.9 1.2 1.51 ऐसे बनता है। तो उस केसेस में क्या है कि आपके पास ऑलरेडी एक तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत होता है। मतलब अगर आप 4 स्टोरी बनाए हो तो आप उसके ऊपर भी चाहो तो 2-3 स्टोरी बना सकते हो बट मैं ऐसा कहूंगा नहीं। बट जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही देखने को मिला है। और सेकंड चीज है जब आप बहुत जरूरत से ज्यादा बनाने की कोशिश करने वाले हो तो आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट से डिस्कशन होता है कि आप इन फ्यूचर आपका क्या प्लानिंग है बिल्डिंग्स का, आप किस लिए किस पर्पस से बना रहे हो, आप कहां तक लास्टली इन फ्यूचर में जा सकते हो। इस चीज की आप कंप्लीटली जो है डिटेल्स लेते हो, उसके अकॉर्डिंग ही बिल्डिंग को डिजाइन करते हो। क्योंकि आप जब अर्थक्वेक एनालिसिस या फिर जब आप पढ़ते हो तो आपको एक वहां पे इंपॉर्टेंस फैक्टर का यूज आता है। इंपॉर्टेंस फैक्टर का यूज जो है इसीलिए किया जाता है कि आप स्ट्रक्चर में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हो। अगर इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 है तो आप बिल्डिंग को नॉर्मल तरीके से डिजाइन कर रहे हो, इंपॉर्टेंस फैक्टर 1.2 है तो आप क्या है कि 1.2 है 1.5 है तो इससे क्या है कि आपके स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इकोनॉमिकली जो है वो रिड्यूस हो जाता है वो स्ट्रक्चर काफी। पर ये यही वर्क करता है कि ये आने वाले टाइम में अगर आप 2 4 5 फ्लोर बढ़ाते हो स्ट्रक्चर पे तो आपको उससे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये है। बट यहाँ पे क्लाइंट का उस टाइम क्या है कि लॉसेस हो रहा होता है, लॉसेस तो नहीं कह सकता हूँ कि वो स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल हो जाता है। और कोई क्वेश्चन? सर एक एक क्वेश्चन और था मेरा। सर आपने अभी हाल ही में एक न्यूज सुनी सर, 12 फेब को आई थी ये गुड़गांव में? हाँ गुड़गांव वाली सर। गुड़गांव में जो 6 फ्लोर है सारे वो स्ट्रक्चर गिर गया, एक आदमी का उसमें डेथ हुआ है या? हाँ सर, उसमें ये हुआ था सर 6 फ्लोर से लिविंग रूम में शायद कुछ चल रहा था, कुछ काम चल रहा था लिविंग रूम में 6 फ्लोर के। तो उस लिविंग रूम की छत गिरी और गिरते गिरते सर फर्स्ट फ्लोर तक गिरती रही वो, और पूरी छत सारी सारी सारे मतलब छत नीचे गिर गई सर उसकी। देखो एक्चुअली क्या है कि मैं उसका केस स्टडी कर रहा हूँ, मैं भी केस स्टडी कर रहा हूँ, मैं अपने गाइड के साथ भी इंट्रोडक्शन किया हूँ इस चीज का। अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा है। अभी तक इस जो फेल्योर है इसका जो क्या है कि कंप्लीट केस स्टडी नहीं हुआ है कि किस पर्पस से अभी तक ये डिजाइन पुअर डिजाइन है या मटेरियल प्रॉब्लम्स है या फिर सही तरीके से डिजाइन ही नहीं किया गया है, क्या रीजन है इसका अभी तक कंफर्मेशन नहीं पता चला है। तो अभी शायद विदाउट कंफर्मेशन इस चीज को बताना मुश्किल होगा कि किस रीजन है। रीजन अभी पता चल जाएगा कुछ दिनों में। केस स्टडी वैसे भी स्टार्ट हो चुके हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं उसके ऊपर लग गए हैं। क्योंकि हमारे पास तो क्या है कि जनरली एक न्यूज चाहिए होता है कि बस एक न्यूज मिले और हम उस पर वर्क करें कि किस तरीके से इसका फेल्योर का रीजन क्या है। क्योंकि वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मैंने भी देखा है कि वो जो स्लैब है वो एक स्लैब जो टॉप फ्लोर है वो टूटने के बाद वो कंटिन्यूअसली जो है टूटता चला गया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो अभी चल ही रहा है, वहां पे जाने को भी मिल नहीं रहा है मौका, किसी को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। तो देखता हूँ क्या है, फिर कभी डिस्कस करेंगे इस पे। यस सर। सर वैसे वैसे कभी ऐसा होता नहीं, कभी ऐसे न्यूज में सुना नहीं था, क्योंकि रेनफोर्समेंट तो इतना अच्छा होता है बिल्डिंग्स का और सबका कि रेनफोर्समेंट जो है ना वो क्या है कि रेनफोर्समेंट जरूरत से ज्यादा भी प्रोवाइड कर देने से प्रॉब्लम है और कम प्रोवाइड कर देने एक्चुअली क्या है कि इसका रेशियो होता है, हमें उस रेशियो के अंडर रहना होता है। अगर आप रेशियो से बाहर हो तो भी आपके लिए वो डेंजरस है और कम हो तो भी डेंजरस है। तो हालांकि वहां पर एनफोर्समेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी, या तो होगी तो डिजाइन प्रॉब्लम होगा, पुअर डिजाइन होगा, या मटेरियल प्रॉब्लम होगा, मेरा मानना है। बट अभी जब तक कुछ रिसर्च वर्क या स्टार्ट होता नहीं है या फिर वहां पे विजिट का मौका मिलता नहीं है, जब तक वहां जा कोई देख नहीं तो फिर मुश्किल है उसको बताना। ये
Yes, sir. और कोई क्वेश्चन? Hello. Yes, sir. Actually, one of my student asked a question that why can't we use base isolator in high-rise building? Is it possible to combine more than one technology to reduce the impact? हाँ, गुड, नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि बेस आइसोलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है वो हाई राइजेज बिल्डिंग के लिए यूज इसलिए नहीं होता है कि जो बिल्डिंग होता है वो एक कैंटिलीवर होता है। तो क्या है कि जब अगर हम और बेस आइसोलेटर का जनरली वर्क है कि बिल्डिंग को फ्लेक्सिबल बनाना। जब बिल्डिंग फ्लेक्सिबल बनता है तो उसके अंदर क्या है कि टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। और अगर वो बहुत ज्यादा टॉल स्ट्रक्चर है तो आप खुद देख सकते हो कि अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी टॉल पोर्शन को अगर आप मूव कराते हो तो उसके अंदर जो है उसकी जो प्रोफाइल बनती है, बकलिंग प्रोफाइल जो बनती है, वो अगर आप एक कॉलम को फेल होते देखते हो, अगर ऊपर से एक कैंटिलीवर कॉलम पे या फिर कॉलम को फेल होते देखते हो तो उसका बकलिंग प्रोफाइल जो है वो जितना लॉन्ग होता है उतना ज्यादा होता है बकल। या फिर शॉर्ट कॉलम तो क्रश हो जाता है पर लॉन्ग कॉलम जो है वो बकल करता है। तो क्या है कि अगर हाई राइजेस स्ट्रक्चर पे अगर हम बेस आइसोलेटर को यूज करते हैं तो वो मूव करता है। और जब मूव करने के बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है किसी रीजन से उसमें मूवमेंट आता है तो वो बकलिंग के चांसेस जो है, ओवर टर्निंग और बकलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस कारण हम बेस आइसोलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है हाई राइजेज में यूज नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर डैम्पर्स विथ बेस आइसोलेटर है तो फिर काम कर जाएगा, बट डायरेक्टली ओनली बेस आइसोलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है वो वर्क नहीं करेगा हाई राइजेज में। ये है आंसर। Okay, thank you, sir. Is there any question from the student as well as faculty? And ask our last 10 minutes this session will be there. Okay, sir. So I think the questions are over. Okay, Thank you. Thank you for coming from my invitation. Okay. Thank you so much. Thank you so much for inviting me, and a special thank you to Harshal for inviting me and giving this opportunity for in the faculty development program. So thank you. Then feedback form will be sent to you. Just fill that form how you like this FDP, so we can get the more energy for the upcoming FDPs. So thank you and fill that feedback form. Okay, sure. Okay, sir.